कि अब जब किसी चीज़ को काफ़ी समय से कर रहे हैं, उस पे पूरी लगन से लगे हुए हैं, तो फाइनली जब वो मोमेंट आया, जब मुझे पता लगा कि मेरा 2024 पेरिस ओलंपिक का कोटा आया है, एक बहुत शांति और सुकून सा फ़ील हुआ और एक ऐसा लगता है कि हाँ, ठीक है, मैं सही रास्ते पे हूँ, अभी और मेहनत करूँगी और आगे आने वाले ओलंपिक के लिए और बढ़िया तैयारी करूँगी। सो एक तरीके से खुशी हुई, एक सुकून सा महसूस हुआ और बहुत मोटिवेशन फ़ील हुआ आगे आने के टाइम के लिए। और इनफैक्ट मेरा शूटिंग शुरू करने में आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 2004 में जब कर्नल राज्यवर्धन राठौर उनका ओलंपिक का मेडल आया था, उसके बाद आर्मी ने एक स्कीम शुरू करी थी जिसका नाम था मिशन ओलंपिक्स कैच देम यंग। उसका पर्पस ये था कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी आर्मी के बच्चे हैं, आर्मी किड्स हैं, उन लोगों का अलग अलग टैलेंट हंट टाइप का स्कीम था। उनको डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलवाया और जिन लोगों का जो भी स्पोर्ट अच्छा था, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था ट्रेनिंग करने के लिए। उससे पहले मैंने कभी भी शूटिंग किया नहीं था और उस समय हम पंजाब की एक जगह है अबोहर, वहाँ पे रहते थे, पापा की पोस्टिंग उधर थी। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों के साथ मैंने कहा चलो मैं भी, सालों पहले जब हमने शुरू किया था तब कई लोगों को शूटिंग का उतना आइडिया भी नहीं था। मुझे याद है जब मैं शुरू में बोलती थी कि मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे वीडियो शूटिंग, मूवी शूटिंग या एड शूटिंग लगता था। और एक ये कंसेप्शन भी है लड़की होके गोलीबाजी चलाना, वो सब। हेलो दोस्तों, मैं मेघा कश्मीरा और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पोर्ट्स अपना के आज के एक और इंटरव्यू में। हम आज श्रियांका सदांगी के साथ हैं जो पेरिस ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी 50 मीटर राइफल शूटिंग में। इस इंटरव्यू में हमने उनसे उनके करियर के बारे में जाना कि कैसे वो एशियन गेम्स में फोर्थ आई थी। महज एक पॉइंट से वो पोडियम पर फिनिश नहीं कर सकी, मगर अगले ही कॉम्पिटिशन में उन्होंने बुल्स आई हिट करते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। हम सभी उनसे शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही हम उनसे उनकी कमबैक की स्टोरी भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने एशियन गेम्स की निराशा को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो बने रहे इस खास इंटरव्यू में श्रियांका सदांगी के साथ। और अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई शूटिंग खेलना चाहता है या कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि श्रियांका सदांगी से इंस्पायर होकर हम भी अपने देश का नाम रोशन कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए स्पोर्ट्स अपना को सब्सक्राइब करें। आई थिंक एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी। कई सालों से मैं शूटिंग कर रही हूँ और बहुत टाइम से मेहनत चल रही है। तो ये रहता है कि आप जब किसी चीज़ को काफ़ी समय से कर रहे हैं, उस पे पूरी लगन से लगे हुए हैं, तो फाइनली जब वो मोमेंट आया, जब मुझे पता लगा कि मेरा 2024 पेरिस ओलंपिक का कोटा आया है, एक बहुत शांति और सुकून सा फील हुआ और एक ऐसा लगता है कि हाँ, ठीक है, मैं सही रास्ते पे हूँ, अभी और मेहनत करूँगी और आगे आने वाले ओलंपिक के लिए और बढ़िया तैयारी करूँगी। सो एक तरीके से खुशी हुई, एक सुकून सा महसूस हुआ और बहुत मोटिवेशन फ़ील हुआ आगे आने के टाइम के लिए। जी, जो एशियन गेम्स था उसमें दोनों 10 मीटर एयर राइफ़ल और 50 मीटर 3 पोज़ीशन में मैं दोनों में चौथे पे थी। तो एशियन गेम्स के लिए मेरा दोनों में बहुत ही माइन्यूट मार्जिन से सिलेक्शन रह गया था। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी फ़ील हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली एशियन गेम्स एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन रहता है काफ़ी, मतलब हर गेम के लिए। पर उसी के बाद मैंने उसको कुछ टाइम तक थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने उसी को अपने लिए एक मोटिवेशन के तौर पे लिया कि मुझे और बेहतर करना है, खुद को और इम्प्रूव करना है। और वो जो टाइम मुझे मिला, उसमें मैंने अच्छे से ट्रेनिंग की, खुद पे काम किया और फिर जो अगला मौका था मेरे लिए एशियन चैम्पियनशिप में, जहाँ पे मेरा कोटा आया, वहाँ पे मैंने अपना बेस्ट रिज़ल्ट देने की कोशिश की। मैं एक आर्मी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पापा आर्मी में थे एंड अभी रिटायर हुए हैं। मेरी मॉम एक एजुकेशनिस्ट हैं, वो फ़िलहाल एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और मेरा छोटा भाई ही इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। पर मेरे फैमिली में ना बहुत स्पोर्ट्स का माहौल हमेशा से रहा है। मेरे पापा रणजी ट्रॉफ़ी क्रिकेट प्लेयर रहे हैं खुद, उन्होंने उड़ीसा और सर्विसेज़ के लिए कई साल खेला है। मेरा छोटा भाई वो नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है और मेरे फैमिली में और बहुत कई सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व्ड हैं। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है शुरू से, जब भी मैंने शूटिंग शुरू की उस टाइम से लेके अभी तक। और इनफैक्ट मेरा शूटिंग शुरू करने में आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 2004 में जब कर्नल राज्यवर्धन राठौर उनका ओलंपिक का मेडल आया था, उसके बाद आर्मी ने एक स्कीम शुरू करी थी जिसका नाम था मिशन ओलंपिक्स कैच देम यंग। उसका पर्पस ये था कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी आर्मी के बच्चे हैं, आर्मी किड्स हैं, उन लोगों का अलग अलग टैलेंट हंट टाइप का स्कीम था। उनको डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलवाया और जिन लोगों का जो भी स्पोर्ट अच्छा था, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था ट्रेनिंग करने के लिए। उससे पहले मैंने कभी भी शूटिंग किया नहीं था और उस समय हम पंजाब की एक जगह है अबोहर, वहाँ पे रहते थे, पापा की पोस्टिंग उधर थी।
तो ऐसे ही मेरे दोस्तों के साथ मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि शूटिंग कैसा है। एंड बाय चांस अंडर 12 कैटेगरी में ऑल इंडिया में मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली आके शूटिंग की ट्रेनिंग करने के लिए। तो उस समय पूरी फैमिली ने, काफ़ी छोटी थी मैं उस समय, मैं अंडर 12 थी, तो मतलब 11 साल की थी। तो फैमिली ने फिर भी सपोर्ट किया कि ठीक है जाओ सीख के आओ, कुछ करके देखो। तब कभी सोचा नहीं था कि जर्नी इतनी लंबी चलेगी या मैं इतना आगे आऊँगी उसमें। उस समय तो बस एक नई चीज़ ट्राई करनी थी, जिससे कुछ नया ट्राई करना था, उसके लिए गई थी। पर जैसे जैसे मैं करती गई मेरा उतना इंटरेस्ट बना, और फिर एक टाइम बाद कब पैशन बन गया, कब मेरी लाइफ बन गई, पता नहीं लगा। ये जो स्टोरी अभी बताई मैंने आपको कि शुरू तो ऐसे ही किया था, बट उसके बाद आगे चल के जैसे कर्नल राठौर एक काफ़ी बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर रहे हैं मेरे लिए, एंड आई एडमायर हिज पर्सनैलिटी अ लॉट। फिर हमारे एक बार शूटिंग की फील्ड में आई तो कई सारे सीनियर्स हैं जिनको देखा है, जिन्होंने अच्छा किया है, तो उनको देख के सीखा है कि हाँ ये करा जा सकता है, इसको सीरियसली किया जा सकता है। तो वही एक लंबी जर्नी रही और कई सारे इंस्पिरेशंस रहे हैं। शूटिंग एक अलग लाइक महंगा स्पोर्ट भी है, और पहले जब कुछ सालों पहले जब हमने शुरू किया था तब कई लोगों को शूटिंग का उतना आइडिया भी नहीं था। मुझे याद है जब मैं शुरू में बोलती थी कि मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे वीडियो शूटिंग, मूवी शूटिंग या एड शूटिंग लगता था। और एक ये कंसेप्शन भी है लड़की होके गोलीबाजी चलाना, वो सब। लेकिन आई थिंक कभी भी मेरे पेरेंट्स ने या मेरी फैमिली ने कहीं और की नहीं सुनी है। उन्होंने मुझे मेरा पैशन हमेशा परस्यू करने के लिए खुला छोड़ा है, एंड आई थिंक उनका सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है मेरी जर्नी में, जिसकी वजह से मैं अच्छा कर पाई हूँ। शूटिंग में अलग अलग इवेंट रहते हैं, तो जो 10 मीटर का होता है, 10 मीटर में एक एयर राइफल यूज़ करी जाती है जो कंप्रेस्ड गैस से यूज़ चलता है। इट इज़ समथिंग लाइक जो हम मेले में चलाते हैं जैसे गुब्बारे जिससे फोड़ते हैं, वो वाली राइफल होती है। तो एयर राइफल में ऐसे अगर किसी को लाइक सर पे लगाया कहीं तो शायद हो सकता है, बट एज सच एयर राइफल से मौत नहीं होती है। लेकिन जो हमारी बाकी वेपन्स हैं 50 मीटर में .22 राइफल हुआ, कई पिस्टल्स हैं जो लाइसेंस्ड वेपन है, जिनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, वो प्रॉपर वेपन्स हैं जिसमें एमिनेशन यूज़ होता है, तो उसके लिए काफ़ी केयरफुली वो करना पड़ता है। इनफैक्ट शूटिंग कोई भी शुरू करे, एक पूरा सेफ्टी का प्रोटोकॉल होता है जो बहुत ज़रूरी है फॉलो करना, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर शूटर, चाहे वो बिगिनर हो या चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए शूटिंग करें। शूटिंग का जो राइफल है, अगर आप मान लीजिए कंपटीशन ग्रेड जो हम लोग यूज़ करते हैं, 10 मीटर की जो राइफल आती है वो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख के करीब आ जाएगी, और जो 50 मीटर का राइफल है वो आपका 5 से 7 लाख के बीच में आता है। तो शूटिंग एक काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। राइफल तो चलिए कई सालों में एक बार खरीदते हैं, पर जो हमारा एम्यूनिशन, जो गोलियां हम यूज़ करते हैं, फिर एज राइफल शूटर्स हम एक पूरा किट पहनते हैं, जैकेट, ट्राउज़र, शूज़, ग्लव्स। तो वो सारी इक्विपमेंट्स भी मोस्टली कुछ इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं, हम कुछ बाहर से मंगवाते हैं, पर काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है ओवरऑल। लाइक गोलियों का रेट भी होता है। एयर राइफल में एक टिन, पैलेट टिन, दैट इज़ अराउंड, जिसके अंदर 500 गोलियां होती हैं छोटी छोटी, वो हमारा 800-900 रुपये का होता है। और जो हमारा 50 मीटर का है गोलियां, एक गोली अच्छी कंपटीशन ग्रेड की 35 रुपीज़, 50 रुपीज़, इट रेंजेस बिटवीन दैट, वन सिंगल एमिनेशन। सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट टू डू। आई थिंक अभी जो ओलंपिक का कोटा हासिल हुआ है वो एक काफ़ी माइलस्टोन अचीवमेंट रहा है मेरे लिए, मेरी लाइफ में, क्योंकि हर एक एथलीट जब कोई भी गेम शुरू करता है उसके लिए ओलंपिक्स जाना एक सपना रहता है, और मैं कई सालों से कोशिश कर रही थी। तो आई फील ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा होगा। लो पॉइंट्स तो काफ़ी आते जाते रहते हैं। आई थिंक एज एन एथलीट वी फेस अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड दो फेजेस मैं बोलूँगी। एक तो जैसे मैंने अभी थोड़े पहले जिक्र किया था कि एशियन गेम्स में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं दोनों इवेंट में बहुत क्लोज में थी, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद मैं कॉमन शूटर सिलेक्ट हो जाऊँ, लेकिन जब वो नहीं हुआ था, दैट वाज अ वेरी लो फेज। एंड सिमिलरली 2018 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप की सिलेक्शन में मैं उस टाइम बहुत अच्छे फॉर्म में थी और तब रह गया था, तो उस टाइम पे भी थोड़ा लो फेज था। पर आई थिंक यही रहता है कि आप जब इन लो फेजेस से गुजरते हैं, तभी आपको आपकी अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलती है, और आप
तब समझ पाते हैं कि खुद को स्ट्रांग कैसे रखना है, आगे कैसे बढ़ना है और इन चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे और बेहतर कैसे निकलना है। आई फील कई सालों का एक स्ट्रक्चर जो बना है, पिछले कुछ सालों से ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर बना है, माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से सपोर्ट आया है। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल के इंडियन शूटिंग को काफ़ी एक वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही अच्छे स्तर पे लेके आया है। आई फील माइंडसेट से, जिससे पहले लोग इतना विनिंग एटीट्यूड और इतने कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एटीट्यूड से नहीं टैकल करते थे, अब इवन जो जूनियर से जूनियर लोग आते हैं वो सब बहुत ही एक फ्रेश विनिंग एटीट्यूड, विनिंग माइंडसेट के साथ आते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है। बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स एक प्रॉपर कोचिंग सिस्टम लाया गया है कई सालों पहले हमारे सिस्टम में, एंड ये कोई अभी 1-2 साल या 2-3 सालों की वजह से नहीं है। ये कई सालों में जो सिस्टम आया है उसका बेस स्ट्रांग हुआ, वो लोग फिर बढ़ के सीनियर्स में आए हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से और बाकी जूनियर्स का बेस स्ट्रांग और बेहतर बना है। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड कुछ सालों पहले में सो किए हुए प्लान्स का रिजल्ट हमें अभी मिल रहा है। फील डेफिनेटली वी कैन रीच देयर, बिकॉज पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो जो शूटिंग का ग्राफ है, ओवरऑल शूटर्स का परफॉर्मेंस ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है। एक समय होता था जब हम बाहर जाते थे वर्ल्ड कप में, कभी कुछ बहुत ही अच्छे जो हमारे शूटर्स थे उनके मेडल्स आते थे, पर आजकल ओवरऑल स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है। इवन लाइक इंडिया में अब हमारा जो नेशनल चैम्पियनशिप होता है उसका जो फाइनल का कट ऑफ स्कोर रहता है, या हमारे जो टॉप स्कोरर्स रहते हैं, वो पूरे वर्ल्ड लेवल या उससे भी कई बार हायर स्कोर जाता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम इंडिया में, इनफैक्ट कई बार इंडियन टीम में आना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाहर जाके परफॉर्म करने से। तो हमारा डोमेस्टिक लेवल ही इतना स्ट्रांग हो गया है दैट इट शोज़ कि इन द कमिंग टाइम विद मोर ट्रेनिंग, मोर स्ट्रक्चर, हम और डेफिनेटली डोमिनेट कर सकते हैं वर्ल्ड को शूटिंग में। फिर डेफिनेटली लीग आएगा तो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि फिर लोगों को शूटिंग के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि शूटिंग एक थोड़ा टेक्निकल स्पोर्ट है, उतनी मास पॉपुलैरिटी है नहीं इसकी, जैसे लोग क्रिकेट से कनेक्ट करते हैं या बैडमिंटन हो गया, और वो गेम्स हैं जो लोग गली गली में खेलते हैं, हर कोई ट्राई करता है। तो बिकॉज शूटिंग थोड़ा एक्सेसिबल स्पोर्ट नहीं है उतना, तो उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। बट आई फील अगर कोई उसको देखना शुरू करे, उसमें इंटरेस्ट बने उनका, तो बहुत ही एक्साइटिंग स्पोर्ट है। तो डेफिनेटली अगर कोई लीग आता है या कुछ आता है, वो शूटिंग की पॉपुलैरिटी को बहुत बढ़ाएगा और लोगों तक पहुंचेगा जब ये स्पोर्ट, तब उनको वो समझ आएगा कि गेम में होता क्या है, कौन कौन प्लेयर्स हैं, कौन से फॉर्मेट्स हैं अलग अलग। सो आई थिंक उससे डेफिनेटली पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। सबसे पहले जब अगर रोल मॉडल्स या किसी की बात आती है तो मैं मेरे घर से शुरू करूँगी। आई थिंक माई पेरेंट्स दे हैव उनके सपोर्ट या उनकी गाइडेंस या उनका जो पर्सोना, उन्होंने जो जो मुझे सिखाया है, उसके बिना वो कभी नहीं हो सकता था। पर उसके अलावा शूटिंग के फील्ड में हमारे कुछ कुछ सीनियर्स रहे हैं जो जिनको देख के, पर मेरा ऐसे कोई स्पेसिफिक एक रोल मॉडल नहीं है। आई थिंक अलग अलग शूटर्स की कई सारी अलग अलग क्वालिटीज़ को मैंने देखा है, जो मैंने उनमें काफ़ी एडमायर किया है। जैसे अभिनव बिंद्रा जी जो है, वो एक पूरे परफेक्शनिस्ट हैं, उनका मेटिकुलस प्लानिंग, उनका टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत ही बढ़िया है। गगन नारंग जो हैं, वो मेंटली बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, तो उनकी वो आदत, वैसे ही ना अलग अलग एथलीट्स का अलग अलग चीज़ें। आई थिंक एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये है कि आप कोई भी चीज़ करिए, डू इट विद ऑनेस्टी, डू इट विद योर पैशन। अगर आपको अपनी ड्रीम्स में विश्वास है, इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स, आपको अगर उससे, मतलब आप ही को विश्वास होना चाहिए, बिकॉज इट शुड मेक सेंस टू यू। तो उसी के लिए आप लगे रहिए, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, और आप अगर पैशन से, पूरी ऑनेस्टी से उसकी तरफ काम करेंगे, आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलेगी।